गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। इनकम टैक्स में मकान संपत्ति से आय, उसमें इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में स्टार्ट करते हैं। देखो, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्न आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के में कर योग्य है अथवा नहीं। तो पहला है, कारखाना परिसर में ही एक मकान व्यवसाय के हित में 4,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक बैंक को किराए पर दे दिया गया। तो कारखाना परिसर में ही एक मकान व्यवसाय के हित में किराए पर दिया गया, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस की इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन रीड कर रही हूँ। देखो, धारा 22 के अनुसार इस दशा में मकान का प्रयोग स्वयं के व्यवसाय के लिए माना जाएगा और ऐसी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, बल्कि व्यापार एवं पेशे की आय मानी जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा देखो, करदाता ने नगर निगम के क्षेत्र में स्थित अपने एक मकान का प्रयोग भारत में स्थित कृषि भूमि पर पैदा की गई कृषि उपज के विपणन के लिए गोदाम के रूप में किया। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यह मकान स्वयं के व्यवसाय या पेशे के संचालन के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः धारा 22 के अनुसार इस व्यवसाय कृषि की आय यदि कर योग्य होती तो मकान की अनुमानित आय मकान संपत्ति के शीर्ष में कर योग्य नहीं होती, परंतु कृषि आय कर मुक्त है, अतः इस मकान का अनुमानित किराया मकान संपत्ति से आय शीर्ष में कर योग्य होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के काम से लिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो किराया आ रहा है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। दोबारा रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यह मकान स्वयं के व्यवसाय या पेशे के संचालन के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः धारा 22 के अनुसार इस व्यवसाय कृषि की आय यदि कर योग्य होती तो मकान की अनुमानित आय मकान संपत्ति के शीर्ष में कर योग्य नहीं होती। ठीक है, अगर कृषि टैक्सेबल है, कृषि टैक्सेबल होती तो ये बिजनेस वाले हेड में कृषि वाला बिजनेस कर रहा है, और अगर वो टैक्सेबल होती तो बिजनेस वाले में टैक्सेबल होती, लेकिन कृषि करना टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे जुड़ी हुई आय वो कृषि में तो नहीं जाएगी, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। फिर है थर्ड, इंग्लैंड में स्थित मकान की आय 1,000 पाउंड। अब देखो जवाब क्या दे रखा है, विदेश में स्थित मकान की आय भी इसी शीर्ष में कर योग्य होती है, अतः इंग्लैंड में स्थित मकान पाउंड 1,000 की आय इसी शीर्ष में कर योग्य होगी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चौथा है, एक करदाता के स्वामित्व में एक सिनेमा हॉल है जिसे उसने समस्त सुविधाओं सहित 20,000 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठा दिया है, तो ये भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, सुविधाओं सहित मकान को किराए पर उठाने से होने वाली आय को यदि अलग अलग नहीं किया जा सके तो यह अन्य साधनों से आय के रूप में कर योग्य होती है, अतः सिनेमा हॉल की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। तो अगर ये इसके जो इससे जुड़े हुए और सुविधाएं हैं, अगर वो अलग अलग सेपरेट करने लायक होती तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन उसमें जाता, लेकिन ये सेपरेट करने लायक नहीं हो सकता इसकी सुविधाएं मकान से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही कंप्लीट उसको डाल देंगे। अब है, एक करदाता मकान के क्रय विक्रय के व्यवसाय में लगा हुआ है
उसने इस व्यवसाय से 60,000 रुपये कमाए। तो क्रय विक्रय के व्यवसाय का काम करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही होगी फिर। देखो पांचवा है का सॉल्यूशन। देखो, मकान के क्रय विक्रय से होने वाली आय मकान का किराया नहीं होती है, यह व्यापार की आय होती है, अतः व्यवसाय या पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। वो बिजनेस कर रहा है बेचने और खरीदने का, तो उससे होने वाली जो ये इनकम है ये बिजनेस पे ही जाएगी। ठीक है। फिर सिक्स्थ है, कृषि भूमि पर स्थित एक मकान को भूमि सहित 2500 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठा दिया। तो सिक्स, देखो ऐसे मकान की आय कृषि आय के रूप में कर मुक्त होती है। तो कृषि से जुड़ी है ये जो रेंट आ रही है ये फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। फिर सातवां, एक करदाता ने 2 लाख रुपए का संपूर्ण प्रतिफल चुकाकर एक मकान क्रय किया। एक करदाता ने 2 लाख रुपए का संपूर्ण प्रतिफल चुकाकर एक मकान क्रय किया। मकान का पंजीकरण अभी तक करदाता के नाम में नहीं हुआ है, परंतु उसने अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन के रूप में मकान का कब्जा प्राप्त कर लिया है। इस मकान की आय 30,000 रुपये है, तो इस पे हाउस प्रॉपर्टी में वो देगा 30,000 रुपये। ठीक है। यदि दी गई परिस्थिति में करदाता सातवां, देखो दी गई परिस्थिति में करदाता 27 सबधारा 3A के अनुसार मकान का स्वामी माना जाता है तथा ऐसे मकान की आय इसी शीर्ष मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य होगी। अब देखो मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए पहले उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा इसके बाद वार्षिक मूल्य में से इस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाकर मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। तो वार्षिक मूल्य में से इस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाकर मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। पहले एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से जो कटौती छूट दे रखी है वो घटाएंगे और फिर जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के वार्षिक मूल्य का निर्धारण अलग अलग नियमों के अनुसार किया जाता है। इस उद्देश्य से संपत्ति के निम्नलिखित वर्ग किए जा सकते हैं। तो पहला, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति। ए, जो गत वर्ष में कभी भी खाली नहीं रही हो, और बी है जो कुछ अवधि के लिए अथवा संपूर्ण वर्ष के लिए गत वर्ष में खाली रही हो। तो दो केस होते हैं, एक तो जो मकान खाली किराए पर दिया है वो पहले एक खाली पड़ा था, और एक वो है जो कभी खाली नहीं पड़ा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी वो अलग देखेंगे। फिर दूसरा है व्यापार रहतिये, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी गई मकान संपत्ति, तो उसमें कैसे होगा वो देखेंगे। ठीक है। फिर स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्तियाँ, तो सी है इसमें संपूर्ण वर्ष स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाई गई संपत्ति। डी है स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई ऐसी मकान संपत्ति जो करदाता का रोजगार अन्य स्थान पर होने के कारण खाली रहे अथवा वास्तव में स्वयं के निवास के काम नहीं आए। फिर ई है कुछ अवधि के लिए संपत्ति किराए पर उठाई गई हो तथा कुछ अवधि के लिए स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई हो, तो कुछ टाइम खुद रहे हो और बाकी टाइम रेंट पे दिया हो। ठीक है।
या फिर पूरे टाइम ही कूद रहे हो, या फिर ट्रांसफ़र जैसे केसेस में खुद के मकान में वहाँ नहीं न रहकर किसी अन्य जगह पर रह रहे हो और वो प्रॉपर्टी खाली हो। तो ऐसे मकान, चौथा है ऐसी मकान संपत्ति जिसका कुछ भाग, पार्ट और यूनिट स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में किया जाए तथा शेष भाग किराए पर उठा दिया जाए अथवा व्यापार में प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो किराए पर उठाई गई संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, जो किराए पर दे रहे हैं उसका, है ना। तो ए है संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, जब पूरे साल उसको रेंट पे दे रखा है तो उसका कैलकुलेशन। तो ऐसी संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण 2 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है तथा दूसरे चरण में करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाए गए स्थानीय करों, नगरपालिका करों की को घटाकर वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, फिर लेस करेंगे म्यूनसिपैलिटी टैक्स और फिर बचेगा नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस से जो टैक्स वगैरह पे कर रखे होंगे वो लेस करेंगे और फिर नेट एनुअल वैल्यू मिलेगी, या हम कह सकते हैं एनुअल वैल्यू। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। तो धारा 23.1 अथवा धारा 23.1 तो पहला है धारा 23.1 के अनुसार किसी मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य से आशय उस राशि से है जिस पर संबंधित मकान संपत्ति को वर्ष प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाने की अपेक्षा की जा सकती है। अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट की राशि निम्न 2 तत्वों के आधार पर ज्ञात की जाती है। पहला है मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन और दूसरा है मकान संपत्ति का उचित किराया। तो एक है कि नगरपालिका के हिसाब से उस का रेंट क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी उस प्रॉपर्टी की, और दूसरा एक्चुअल किराया, उचित किराया, रीजनेबल रेंट क्या है। इन दोनों में से आधिक्य वाली राशि अर्थात अपेक्षित किराया की सकल वार्षिक मूल्य होता है, परंतु यदि उस स्थान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो उपयुक्त प्रकार से ज्ञात किया गया सकल वार्षिक मूल्य मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट की राशि से अधिक नहीं होगा। अपेक्षित किराए की गणना के लिए अग्रांकित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। देखो, नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया जो दोनों में अधिक हो, तो या तो जो नगरपालिका के हिसाब से जो मूल्य है वो, ठीक है, या फिर उसका किराया, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो वाला हम रेंट कंसीडर करेंगे। फिर ब है प्रमाप किराया, स्टैंडर्ड किराया। अब इन दोनों में से जो कम हो, तो स, अ और ब में से जो भी कम हो वो फाइनल लेंगे। नीचे एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो म्युनिसिपल वैल्यू से आशय क्या है। तो नगर पालिका अथवा नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थित मकानों पर नगर पालिका कर, गृह कर अथवा अन्य संपत्ति कर वसूल करती है। इस उद्देश्य से प्रत्येक मकान के लिए उस मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिस पर उसे किराए पर उठाया जा सकता है। इसी मूल्य को नगरपालिका मूल्यांकन कहते हैं। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नगरपालिका प्राधिकारी शुद्ध नगरपालिका मूल्य निर्धारित करते हैं। ऐसा करते समय नगरपालिका मूल्यांकन में से सामान्यतः 10% राशि घटा दी जाती है।
आयकर के दृष्टिकोण से ऐसे शुद्ध मूल्य को सकल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 10% घटाने के बाद शुद्ध नगर पालिका मूल्य नेट म्यूनसिपल वैल्यू 27,000 रुपये हो तो उस मकान का नगर पालिका मूल्य 27,000 इंटू 100/90 30,000 रुपये होगा। तो उचित किराया फेयर रेंट उचित किराए से आशय ऐसे किराए से है जो लगभग वैसे ही मकान संपत्ति से तथा उसी क्षेत्र में स्थित मकान संपत्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रचलित किराया भी कहते हैं। यद्यपि किन्हीं दो मकान की बनावट एवं स्थिति पूर्णतः समान नहीं होती है, फिर भी एक सीमा तक तुलना करके किसी भी मकान के उचित किराए का अनुमान लगाया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देखो, अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट एवं उचित किराया फेयर रेंट में अंतर क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट अपेक्षित किराया और फेयर रेंट में अंतर क्या है। तो धारा 23(1) में सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिए अपेक्षित किराया ज्ञात किया जाता है, जबकि उचित किराया एक कारक फैक्टर होता है जिसको भी अपेक्षित किराए के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है उचित किराया वैसे ही मकानों का प्रचलित किराया है जो नगर पालिका मूल्यांकन से कम भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया नगर पालिका मूल्य से कम नहीं हो सकता है। और तीसरा इसमें देख रखा है उचित किराया फेयर रेंट मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट से अधिक भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता है।